राम राम। नमस्कार भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। जैसे कि जो परसेंटाइल आ रही है हमारी, वो हमारे कंपटीशन के मतलब सही है या नहीं सही है, इस बार कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से हमारी ये परसेंटाइल है कितनी आ रही है, मतलब कितनी आ रही, कितनी चाहिए हमें। ये सब पॉइंट्स हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो फालतू की बात छोड़ते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे। तो ये आ गए हम हमारी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे। इस पे आप ये साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये मेरे ईयर वन के आप नंबर देख रहे होंगे इसमें। इसमें रैंक जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, ये लास्ट तीन टेस्ट को एनालाइज करता है, तो उसमें ये 344 3440 रैंक दिखा रहा है। एक्यूरेसी मेरी 86% आसपास, और अटेम्प्ट टाइम जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं लगभग सारे क्वेश्चन कर देता हूँ, चाहे तुक्के मारने पड़े, क्योंकि तुक्के मारने की प्रैक्टिस भी ना आपको पहले से करनी होती है। ये नहीं कि जो पेपर के दिन ही मैं तुक्के मारूंगा। थोड़ा तो अंदाजा पहले से होना चाहिए कि कौन से पे लगाऊं, कौन से पे नहीं लगाऊं। और एवरेज स्कोर मेरा 166 है। इस पे आप परसेंटाइल देख रहे हो कितनी आई हुई है, 97। तो इस परसेंटाइल का मतलब भी जानते हैं हम क्या होता है। चलिए एक मेरा कोई जो मैंने पेपर दिया था मॉक टेस्ट कोई, वो खोलते हैं। तो उसको एनालाइज करते हैं कि कैसे, जहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको कैसे एनालाइज करना और कैसे आगे चीज़ों पे ध्यान देना। तो ये आप देख रहे होंगे एग्जाम डे स्पेशल जो हमारे टेस्ट थे, जो हम प्री दे रहे थे तब थे ये। तो मैंने इनमें से मतलब दिन का एक टेस्ट देता था कि लाइक, और तीन 9 तारीख के ये तीन है, तो इसमें से एक दे दिया। फिर 10 वाले शायद वेला होगा मैं, ये दो दे दिए। और फिर 11 वाला दे दिया। तो चलो ये 11 वाला ही खोलते हैं। इसमें 172 दिख रहे हैं, इसमें 182 ज्यादा ही आगे थे, कुछ तुक्के ज्यादा लग गए होंगे। तो 172 वाला खोल। तो ये हमारा इसके रैंक पे आ जाता है। तो इसमें हमारी पहली बात आती है परसेंटाइल, मतलब मुद्दे पे आते हैं। इधर उधर ये रैंक रूंक स्कोर इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। टाइम देख रहे होगे, डकैत 100 के 100 ही मतलब डाका डालता है तो पूरे पे डालता है, ऐसे कुछ छोड़ता नहीं है पीछे से। गलत होते हैं फिर लंका लगे तो लगे, या तो बाबा रेल में या बाबा रेल में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको परसेंटाइल क्या होती है। मतलब जिन भाइयों को नहीं पता, आप लोगों को पता होगी। जैसे आप 100 बंदे दे रहे हैं पेपर, उसमें से आपकी परसेंटाइल आ गई 90, तो इसका ये मतलब है कि आप 90 बंदों से आगे हैं, टुगड़ टुगड़। और 10 बंदे आपसे आगे हैं, ठीक। तो इसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरी 98.7। तो अगर यहाँ पे 100 बंदे होते हैं ना, तो मेरे से 98.7 पीछे है, और जस्ट 1.3 कुछ मेरे से आगे है। तो अब ये परसेंटाइल हमें कैसे बताती है कि इस बार हमें कितनी तैयारी करनी है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए आपके इस बार 10,000 सीट मान लेते हैं पेपर में, जो CGL 2025 में आती है, मतलब आएगी तो नहीं, हम 10,000 मान लेते हैं। और फिर मेंस में आपके जो बंदे पेपर देंगे वो 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है। अरे एक जीरो और लग जाती है, बेइज्जती करवा रहा है। तो 1 लाख हो गए। अब जब 1 लाख कोई मॉक टेस्ट में बंदे पे दे रहे हैं, तो इसमें आपकी परसेंटाइल आ रही है 90, ठीक है। 90 आ रही है, मतलब 10% आपसे आगे बंदे हैं। तो आपको 10% आगे है, तो आपकी रैंक क्या आई, 1 लाख में का 10%, 10,000। तो मतलब आप मतलब पूरे लाइन पे आ जाओगे कि सिलेक्शन पे। तो आपका जो है हर टेस्ट में 90 से ऊपर आनी चाहिए आपकी परसेंटाइल। ऐसे ही हमें हेल्प करती है परसेंटाइल बताने में कि आप कंपटीशन में हो या नहीं हो, या पहले ही बार हो चुके हो, ऐसे ही टेस्ट दे रहे हो, ऐसे ही गधा मजदूरी कर रहे हो। तो इसलिए हमें हमारी परसेंटाइल पे ध्यान रखना होता है। क्योंकि नंबर तो ये तो है ना, जो ये हमारे नंबर है, पहले यार इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये नंबर है ना, ये तो यार टेस्ट मुश्किल हो गया तो 150 भी आ जाएंगे, और आसान हो गया तो 180 भी आ जाएंगे। बट जो आपको बताएगी ना परसेंटाइल, कि जो मुश्किल पेपर आया था उसमें हर किसी की फटी थी या सिर्फ आपकी फटी है, तो ये बताएगा। क्योंकि आपको लगा कि ये पेपर मुश्किल है, बट आपकी परसेंटाइल गिर गई, तो वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल था, औरों के लिए मुश्किल नहीं था। तो ये काफी एक अच्छा फैक्टर है, ये जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे नीचे मार्क्स, उसका टाइम कैसे डिसाइड करते होते हैं।
पूरा करकट साफ कर लो थोड़ा। तो अब जैसे कि हम आगे हमारी पहले जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इसमें तो यार इस बार 50 में से 50 आगे थे। कभी कभी होता है, डकैत का डाका अच्छे से लग जाता है कभी कभी। तो इसमें आप देख रहे हो कि 11 मिनट में ये डाका डाल दिया था यहाँ पर। इसके बाद जीके, इसमें 6 मिनट। ये एप्टीट्यूड हमारी मैथ 47, मतलब 20 मिनट में। इसमें 5 मिनट। तो टोटल ना 43 मिनट में पेपर कर लिया। देख रहे हो कि कितनी पहले से तैयारी कर रखी थी डकैत ने। तो ना आपको ना ये तो चलो काफी अच्छी तैयारी कर रखी थी और पेपर आसान था। ये कहता हूँ, ये नहीं कि सब मुझे आता है, सब ऐसा कुछ नहीं होता। हर हर फैक्टर मतलब आपके साथ होगा ना, तभी नंबर आते हैं ज्यादा। ऐसे नहीं कि मैं तैयारी तैयारी कर लूँ, उस दिन लक भी होना चाहिए, माइंड भी आपका शांत होना चाहिए, मतलब सब चीजें साथ होगी तभी रैंक 1 आती है। ऐसे रैंक 1 किसी की नहीं आती। तो ये 11 मिनट तो छोड़ो, बट आपको ऐसे होना चाहिए कि आपकी 15 मिनट में ये हो जाए। 5 मिनट आप जीके पे लगा दो। इंग्लिश में चलो 10 मिनट लगा दी, तो कितने होगी? 15 15 30, और 30 मिनट आप मैथ को दे दो। तो ऐसे ना आपका ये डिवाइडेड होना चाहिए कि इससे ज्यादा मिनट मैं लगाऊंगा नहीं। इससे कम में हो जाए तो मेरी अच्छी बात है, अगर ज्यादा लगा रहा हूँ तो फिर दूसरा मेरा जो और ये आएंगे पार्ट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा मेरे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी 15 मिनट में ये नहीं हो रही है, तो एक बार इसको छोड़ दूं, मैं मेरा दूसरा पार्ट कर लेता हूँ, वो पूरा होना चाहिए। इसके चक्कर में कहीं ये आसान वाले रह जाते हैं। मेरा डायरेक्ट ये था कि मैं पहले मेरी रीजनिंग करता था, फिर मैं मैथ करता था, फिर मैं मेरी ये इंग्लिश, और फिर जीके। जीके में लास्ट में करता था, क्योंकि जितना जीके को ज्यादा सोचोगे ना, उतना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी। इसलिए जल्दबाजी में मैं कोई तुक्के मारने होता था, वो चुटकियों में मार देता था। तो इसलिए मैं ये आखिर में करता था। तो इसके बाद कुछ एक दो आगे जो फैक्टर है वो देख लेते हैं, कुछ है तो फिर हम खोलते हैं हमारा ये, इसके अंदर एनालाइज कैसे करना है कि कौन सा गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है। तो यहाँ पे एक ये जो हमारा मित्र है, रैंक प्रेडिक्टर, ये भी काफी एक अच्छी चीज है यार। अगर आप इसको मतलब स्वाइप करके देखोगे ना, तो ये आपको बताता है कि कितने नंबर इंक्रीज होने पे आपकी रैंक कितनी जल्दी बढ़ जाती है। ये देखो आप, 172 है ना, इस पे 780, 790 दिखा रहा है। अगर यहीं मेरे 180 आ जाते ना, डायरेक्ट 95 पे, तो जो आगे वाले नंबर होते हैं ना टॉपर, धीरे धीरे ना वहाँ पे कम हो जाते हैं कॉम्पिटिशन। जैसे आप ये देख रहे हो, मीडियन 130 था, यहाँ पे 4,000 बंदों के 172 के आसपास नंबर आए हुए हैं, और 180 से ऊपर सिर्फ 143 बंदों के हैं। तो ये ना सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी होती है। ऐसे नहीं कि बस पेपर देते रहो, कभी ऐसे बढ़ जाएंगे। सब चीज देखोगे तभी नंबर बनेंगे। तो अब हम अपना टेस्ट खोलते हैं। तो इसमें एनालाइज करते हैं कि मेरे जो गलत हुए हैं वो मैं कैसे सही करूँ। खुल जा खुल गया। तो यार सबसे पहला हमारा आता है ये रीजनिंग वाला। इसमें तो यार कोई गलत है ही नहीं, तो कैसे बताऊं। चलो मैथ पे आते हैं पहले। मैथ पे क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो ना, एक बार तो आप जब पेपर दे रहे हो, मान लो आपका पेपर में हुआ नहीं सॉल्व टेस्ट में, तो एक तो टेस्ट के बाद दोबारा देना, बिना कोई इसका सोल्यूशन देखे। क्यों? क्योंकि कई बार ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके ना अंडर प्रेशर नहीं निकलते, और आप जैसे ही टेस्ट के बाद दोगे ना, वो आसानी से ऐसी चुटकियों में हो जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि क्या यार, इस पेपर पे हैगा, इस क्वेश्चन पे हैगा था, इस ऐसे चुटकी से पे। तो एक बार तो आपको दोबारा देना है, फिर आपको पता लगेगा कि कोई कंसेप्ट की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड सेट आपको चेंज करना है। तो वो तो आपका धीरे धीरे हो जाएगा जैसे जैसे पेपर दोगे। फिर दूसरी बात आती है कि यार मुझे तो इसका सर पैर ही नहीं पता, इसका तो मतलब कौन सा कंसेप्ट कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कुछ नहीं पता इसका। फिर आपको सोल्यूशन देखना होता है। फिर आप सॉल्यूशन देख लिया, बट साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसका मतलब मेरा बेसिक क्लियर है ना, तो मैं बेसिक से कैसे करूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, मान लो कि मुझसे ये पेपर देने के बाद भी नहीं हुआ, मुझे इसका नहीं पता। इसकी हम बनाते हैं पहले हमारी फिगर। क्या कह रहा है, एक ए बी कोई कोड है, सर्कल बना लेते हैं पहले। ये बना दिया यार, कोई ए बी एक कोड, इसका ये सेंटर बना देते हैं। तो टी ए पी ये टेंजेंट, ये ए है, ये यहाँ कोई टी मान लो, ये कोई पी मान लो, टी ए पी आ गया। और बी ए टी,
ये 68 है। ये यार थोड़ा मतलब गलत बन गया, 90 डिग्री से वैसे ज्यादा है। उसके बाद ये दे रखा है BAC, और सी है कोई पॉइंट सर्कल पे। BAC अंदर वाला दे रखा है 42। हमें निकालना क्या है, A, B और C, ये वाला एंगल निकालना। तो आप इसमें क्या क्या सोच सकते हो। पता है, दूसरा ये पता है कि ये दोनों रेडियस है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स बनेगा। तीसरा ये पता है, जो जो मैंने पढ़ रखा है वही बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री बनाता है। ये मेरे बेसिक्स हैं जो आप 10वीं में पढ़ लेते हैं। तो इस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँ, तो ऐसे करके देखते हैं। चलो फिर इसको एक अच्छी सी फिगर बनाई, अच्छी सी है मेरे हिसाब से। ये मतलब ए हो गया, ये बी हो गया। अरे इसको ध्यान से दोबारा से बनाते हैं, 1 मिनट। ये सारा उड़ा देते हैं। तो ये सर्कल बना लिया, ये बना लिया बी, और ये बना लिया हमने जो हमारा PA और Q। ये जो एंगल हमें दे रखा है BAB 68 डिग्री, और BAC जो हमने बनाया था C, ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। तब मुझे ये सेंटर बनाया था, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता ही है, ये मैंने जो बेस ये 90 डिग्री बनाता है, तो इसको हम ऐसे इससे जोड़ेंगे तो ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। इसको इधर वाले को मान लेते हैं एक्स, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस एक्स। ये एक्स, तो ये भी एक्स, और ये 43 माइनस एक्स, तो ये भी 43 माइनस एक्स, तो ये इसका दुगना आएगा ही, तो ये 86। और ये जैसे हम इस ट्रायंगल में ना 180 वाला सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा यार, 180 में से 86 गया यार, 94, 94 का आधा, 47। ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या था इसमें, ये वाला सी एंगल निकालना है। सी निकालना है ना, नहीं, बी वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालें, हमारे पास ये आ गया, हमें सिर्फ एक एक्स की वैल्यू पता होगी ना, तो हम निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 180 लगाते हैं। ये 68 दे रखा था, ये 43 दे रखा है, तो 68 प्लस 43 प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 होता है। तो इसको करते हैं यार, प्लस माइनस कितना हो गया, 111 प्लस 90, 201 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। तो ये कितना आ गया, 21 आ गया एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। तो बी की वैल्यू क्या है, 43 माइनस 21 प्लस 47, तो 22 और 47, ये 49 आ गया। ये तो होता है बेसिक कंसेप्ट, मतलब जब आपके बेसिक क्लियर हो, आपको कोई थ्योरम नहीं पता, जब आपको ऐसे फॉलो करना है। तो हम तो आंसर तो नहीं आया ना, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं लगा, क्या गलती कर दी। 43, 20 एंड 22, इसमें 22, तो ये 69 आएगा यार, गलती होगी। ये 69 आना चाहिए। ऐसे, हाँ, ये ऐसी गलती नहीं करनी, छोटी छोटी यही सुधारनी है आपको। तो चलो अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा इसने सॉल्यूशन दे रखा है टेक्स्ट बुक में। इसने दे रखी है एक हमें यार अल्टरनेट थ्योरम वाली। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसमें क्या होता है कि जो ये एंगल है ना, और ये एंगल सेम होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू 68, और एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 68, 43, और 180 में से जब इनको माइनस करोगे तो ये शायद 69 ही बचेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये मतलब 5 सेकंड का काम है, तो जो आपने लगाया वहां पे 1 मिनट लगा दिया। तो आपको बेसिक तो पता होने चाहिए, ये पता होती तो 5 मिनट का काम है, बट ये नहीं पता है आपको अगर पेपर में, तो बेसिक से सोल्व करो। तो एनालाइज में हमें क्या करना होता है कि पहले हम देखें हमारे बेसिक से हो रहा है, उसके बाद हम सीखें ट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने ये सीख ली थ्योरम, नई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाली सीख ली, अब आगे से ये 5 सेकंड में कर देंगे। तो साथ में हमारा बेसिक क्लियर हो गया कि जो बेसिक पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हम देखते हैं हम हमारे जीके और इंग्लिश में।
तो अब चलते हैं, हमारी इसमें तो एक क्वेश्चन था ये मैथ वाला, मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास सबसे पहला ये क्या है, आ गया ये कि many are of the viewpoint monetary policy should give greater weight to growth। तो इसमें मैंने क्या लगाया था, मैंने जल्दबाजी में लगाया था 15 सेकंड, देख रहे होगे आप, 15 सेकंड लगा रखी है मैंने, तो उड़ते उड़ते ही लगाया होगा मैंने। तो 4% का, ठीक है सर। तो मतलब लगभग बंदे इस क्वेश्चन पे गलती कर रहे हैं। मैंने इसको लगाया होगा ये मैनी के साथ आर, मुझे अच्छा नहीं लगा मैनी आर द पॉइंट व्यू, तो ये मैंने लगा दिया। ये देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसमें कोई एरर नहीं। तो अब जो इसमें टेक्स्ट बुक है वो आपको साथ में की पॉइंट बताती है कि मैनी के साथ वर्ब अग्रीमेंट फ्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ फ्लूरल लगेगा। तो ऐसे ही आपको ये सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं, इसमें आपको समझना होता है। इस पे समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे। इसके बाद है ये कि ये कोई डिसीज है जो अफेक्ट कर रही है मैनी पीपल्स को एक पर्टिकुलर एरिया में, तो इसका वन वर्ड क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है ना, हमारी टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में क्या है यार, उसमें है, ब्लैक बुक में। इसमें जो कंफ्यूजन होगा ना, वो इनमें होगा कि एपिडेमिक या एंडेमिक, कौन सा लगाऊंगा। आपने पेंडेमिक नाम तो काफी सुना है कोरोना में, जो काफी देशों में कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में फैल जाए, वो पेंडेमिक होता है। तो इससे रिलेटेड हमें मोग में दे दिया कि ये दो रिलेटेड वर्ड और आते हैं, एंडेमिक और एपिडेमिक। ये पता है नहीं पता आपको। तो इसमें यार मैं तो दो ये तो काटे ही मारने, इन पे तो कुछ है ही नहीं। जो सेम वर्ड लग रहा होता है ना, देखो इसमें इसमें आ रहा है, तो ऐसे गैस करना होता है कुछ। एंडेमिक और एपिडेमिक में से क्या लगाओगे। तो इसमें मैं लगाता हूँ, मैंने पहले तो मेरे ख्याल में ये लगाया होगा एंडेमिक, तो इस बार क्या लगाते हैं। तो इस बार एपिडेमिक लगाते हैं। ठीक हो गया। एपिडेमिक क्यों ठीक है, क्योंकि एंडेमिक होती है जो रेगुलर फाउंड है, कंसिस्टेंट है, पहले से प्रेजेंट है, जैसे मलेरिया डेंगू है, ये मतलब जाती नहीं है, ऐसे ही पहले से प्रीवेलेंट है। और एपिडेमिक होता है जो अभी अभी जस्ट आउटब्रेक हुआ है उसका और रैपिडली स्प्रेड कर रही है, इन्हें कोई कम्युनिटी और पॉपुलेशन। पैंडेमिक से छोटी है बट एपिडेमिक है। जो कोई भी ये बीमारी होती है पहले एपिडेमिक बनती है फिर पैंडेमिक बनती है। इसके बाद हम देखते हैं 20वां। ये तो स्पेलिंग वाली है, ये तो इसको आती आती नहीं नहीं आती, किस्मत पे आपका देख लेना। बट फिर भी धीरे धीरे, जो मैंने आपको बताया था कि जो हाथ की मसल मेमोरी होती है उसके हिसाब से आपको करना होता है कि जैसे ही आपने कोई वर्ड पढ़ा उसको लिख दिया। इसके बाद हमारा बच गया जीके। जीके, अब इसमें यार पूछ रखा है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 या किस 2024 में मैं ये दे रहा था। किसको पता है बहन जो कि 21 में किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसका तुक्का मारना था, मार दिया होगा मैंने, तो इसलिए गलत हो गया ये क्वेश्चन। चाहे गलत हो, इसका कोई अफसोस नहीं है। आने वाले क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होने चाहिए। ये उड़ान स्कीम, ये भी 10% का ही ठीक है, मतलब लगभग का गलत है। तो ये भी मुझे नहीं पता थी। जो देखो जीके में ना वो गलत नहीं होना चाहिए जो आपने पढ़ रखा है, मैंने उड़ान स्कीम नहीं पढ़ रखी तो इसके गलत होने का कोई दुख नहीं होगा मुझे। तो ये भी छोड़ दो। जीवन ज्योति बीमा योजना की एज नहीं पता, नहीं पढ़ी हुई मैंने। ये कौन सी एलगी है, कैल्पन फाउंड इन डीप सी में, मैंने कौन सी पता है शायद कौन सी है। ये क्वेश्चन पे आते हैं कि डाल्टन ने 1818 में कौन सी केमिकल रिएक्शन के लिए थ्योरी थी। ये क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे दुख है, ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। एटॉमिक वैलेंस, ये क्वांटम तो नहीं आने वाला है, तो साफ साफ दिखता है। मोलिकुलर, ये ना जॉन डाल्टन एटम्स एटम की डिस्कवरी की थी ना इसने शायद। तो ये एटॉमिक थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन करा रहा है तो बाहर के बॉन्ड देगा। तो इन दोनों में से आना चाहिए था कोई। और मैंने ज्यादा दिमाग लगाते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा दिया, और जो कि मेरा फिर गलत हो गया। तो ये ऐसे ही यहाँ से एनालाइज करना होता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ रखे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं मेरे। ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, ज्यादा होशियार बन रहा हूँ, नहीं बनना। तो इसमें एटॉमिक थ्योरी लगाते हैं और एटॉमिक थ्योरी सही होगी। जो आपने बेसिक उसका एक जानते हो ना, बस ऐसा। एक बात मैंने और देखी है, अगर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, आपने चारों में से सिर्फ एक का नाम सुन रखा है और बाकी तीनों का नहीं सुन रखा, तो वो लगा दो। लगभग मतलब यार 60-70% चांस होंगे कि वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सा है? ये जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन प्रतिज्ञा ओथ दिलवाता है। तो यार सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको तो सबका ही पता है कि यार वो
हमारे प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, बट जजेस आगे जो उसके नीचे और होते हैं तो उनको कौन दिलवाता है? तो मैंने सोचा यार, जब सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस आ ही गया है तो वही दिलवा देगा, क्यों प्रेसिडेंट को बार बार दुखी करेंगे? बट नहीं, वो फिर से प्रेसिडेंट या उसके द्वारा भेजा हुआ बंदा होता है जो वो दिलवाता है, ना कि चीफ जस्टिस खुद। तो ये पॉइंट याद रखना था, ये पढ़ भी रखा था, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसके बाद है ये शहीद आजम, शहीद आजम, या शहीद आजम, शहीद आजम। तो शहीद हमारे कौन से हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, इनका प्लेन प्लेन क्रैश में मतलब इनका देहांत हो गया था। भगत सिंह शहीद हुए थे। मतलब शहीद ये सभी हुए हैं, बट जो जो हमारे, जैसे कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये भगत सिंह हमारे अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी इनको, चंद्रशेखर आजाद वो इलाहाबाद में वहां पे मुठभेड़ हुई थी तब मारे गए थे। ये भी शहीद हुए थे अपने लिए। राम प्रसाद बिस्मिल का यार पता नहीं है मुझे, ऐसे ही तुक्का मार दो कोई। तो जो सबसे ज्यादा नाम सुना है आपने, वो भगत सिंह का ही सुना होगा, तो इसकी तरफ जाना चाहिए था, बट मैंने उल्टा तीर लिया और मैंने ये लगा। तो यहाँ से आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करनी होती है कि कौन सा ऑप्शन मैं लगाऊं, कौन सा नहीं लगाऊं। बेसिकली ना, जो आपके दिमाग में पहला ऑप्शन आ जाए ना वो लगा दो। दूसरा सोचोगे दूसरा गलत होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन आए वही लगाओ। तो इस हिसाब से ना आपको ना अपनी ये तैयारी करनी होती है और एनालाइज करना होता है पेपर को कि कौन सी गलती है का, क्या मैंने यहाँ पे गलत सोचा, क्या मैं सही सोच सकता था। तो अब चलते हैं हमारी दोबारा पीडीएफ की तरफ। तो यहाँ तक आने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही हंसता खेलता आपका चेहरा रहे, और हंसते खेलते आपका पेपर क्लियर हो जाए, कीजिए जो भी आप पेपर दे रहे हो और बाकी। और हंसते खेलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो, ताकि ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए बनाता रहे। धन्यवाद आपका।